अमेरिका ने अगर और अपने जो ऑपरेशन है उनको जारी रखा तो यकीनन वहां से चाइना और रशिया का साथ इस देश को मिल सकता है। और इस तरह के बयानात तो आने ही लगे, लेकिन मुर्तजा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी भी नजर है किस तरह से घमासान हो रहा है, लेकिन क्या जिस तरह का दावा अमेरिका की ओर से किया गया कि अब कोई सैन्य कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी उन्हें महसूस नहीं होता? आपको लगता है कि दुनिया के एक कोने में एक मोर्चा फिर से जंग का अब खुल गया है? देखिए, मोर्चा तब खुलेगा जब वेनेजुएला का कोई साथ देगा। क्या वेनेजुएला जो है अपने बलबूते, अपनी सेना के बलबूते क्या अमेरिका का मुकाबला कर सकता है? बिल्कुल नहीं। हमने देख लिया है कि जो फर्स्ट रिएक्शन जो रहा है वेनेजुएला का, वो अमेरिका के खिलाफ एक तरह से नाकाम रहा है और वो उसकी कुछ हैसियत भी नहीं थी। अब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होने जा रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये है कि रूस जो है वो एक तरह से उसको यूक्रेन में जो अपनी पकड़ बनाने की, या जो हम कहें कि कब्जा है जो उसको एक तरह से मॉरली एक तरह से सपोर्ट मिल गई है, ट्रंप नहीं दे दी है। अब साथ में चीन क्या करेगा? चीन जो है अगर ताइवान पे कभी हमला करता है तो वो भी बोलेगा कि देखिए भाई, आपने वेनेजुएला पे हमला किया, हमने ताइवान पे हमला कर दिया, आप किस बुनियाद पर हमें रोकेंगे? ये ऐसी बातें हैं जी। ट्रंप जो हैं वो जानते हैं कि वो खुद इस पॉलिसी का कहते हैं फॉलो करते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उन्होंने वेनेजुएला में वही काम किया है। अब वेनेजुएला के जो तेल भंडार हैं उसको लेकर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि वेनेजुएला मुर्तजा एक बड़ी खबर भी आ रही है इस वक्त जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि वेनेजुएला पर जो अटैक हुआ है, पड़ोसी देश में किस तरह की हलचल है। कोलंबिया ने सीमा पर सेना तैनात कर दी है। जिस तरह के एक्शन रिएक्शन अब लगातार पड़ोसी देश में तनाव बढ़ गया है। अब कोलंबिया में बॉर्डर पर सेना तैनात कर दी गई है। वैसे बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए तो सेना तैनात होती है, लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल सामान्य नहीं है और इसीलिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि कहीं हालात और ज्यादा ना बिगड़ जाएं। वेनेजुएला पर जो हमला हुआ है उसके बाद कोलंबिया की सीमा पर जो तैनाती सेना की है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है, यानी हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मुर्तजा कंटिन्यू करें। अगर कोलंबिया इस तरह से यहां पर सेना की तैनाती, किसी तरह की कोई आशंका है क्या? देखिए, कोलंबिया के राष्ट्रपति शुरू से ही इस मामले में अमेरिका की आलोचना कर रहे थे कि अमेरिका ने अपनी करीब करीब 10% जो नेवी है वो कैरिबियाई सागर में तैनात कर दी है और इसकी वजह से पूरे इलाके में काफ़ी तनाव फैल गया था और ये हम पिछले 1-2 महीनों से देख रहे हैं। और कोलंबिया में हमेशा इस बात की आशंका जताई गई है कि वेनेजुएला के बाद जो है वो जो नेक्स्ट टारगेट है वो कोलंबिया भी एक तरह से हो सकता है। अब जो मैं तेल के भंडार की बात में आपसे कर रहा था, वो समझ लीजिए कि अमेरिका ने ये साफ देखा जा रहा है कि वेनेजुएला इस वक्त जो टारगेट बना है अमेरिका का, वो इसलिए बना है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा तेल भंडार है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और ये इतना ज़्यादा तेल है कि अगर 3000 दिन तक अगर पूरी दुनिया के और जो रिजर्व्स हैं वो बंद कर दिए जाएं और सिर्फ वेनेजुएला से सप्लाई की जाए तो पूरी दुनिया की जरूरत वेनेजुएला पूरा कर सकता है अगले 3000 दिन तक। यानी ये एक बड़ा भंडार है। हाँ। और ये जो तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक बीच में देख रहे हैं, यही है डेल्सी रोड्रिगेज, यानी ये उपराष्ट्रपति हैं वेनेजुएला की। और इस वक्त अब जो वेनेजुएला का संविधान है उसके मुताबिक अब डेल्सी ही वहां पर एक तरीके से हालात को अपने हाथ में लिए हुए हैं। रक्षा मंत्री के साथ में पूरी स्थिति पर अब इनकी ही नजर है, यानी फैसला सेकंड कमांड के तौर पर अब डेल्सी लेंगे। उपराष्ट्रपति डेल्सी की भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन ये एक तेजी से बढ़ता बदलता घटनाक्रम है। विनोद दत्ता साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अब कोलंबिया के बॉर्डर पर सेना की तैनाती, क्या दत्ता साहब इस तरह की भी आशंका है कि अब अगला टारगेट कोलंबिया भी हो सकता है? देखिए, कोलंबिया पे अभी फिलहाल अमेरिका उस पर हाथ नहीं डालेगा, लेकिन हाँ, जैसे बताया गया है कि साहब अमेरिका की नज़र हर उस संसाधन में है, चाहे वो विश्व के किसी कोने में हो, जहां से वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो कोलंबिया ने ये एक जो डिफेंसिव पोस्चर अपनाया है, ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं अमेरिका लॉन्च करता है। लेकिन ये एक दत्ता साहब एक बड़ी खबर भी आ रही है कि जिस तरह की हम लोग चर्चा भी कर रहे थे आपके साथ में भी कि आखिर कमान किसके पास है। अब एक तरीके से डेल्सी ने सत्ता संभाल ली है, यानी जो सेकंड कमांड थी वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज, अब ये कोलंबिया की माफ कीजिए वेनेजुएला की कमान संभाल चुकी हैं और अब आगे के फैसले ले रही हैं कि आखिर वेनेजुएला को क्या करना है। दत्ता साहब, जो आप कह रहे थे कि कोलंबिया किस तरह की तैयारी कर रहा है? कोलंबिया
कोलंबिया ने ये डिफेंसिव पोस्चर एक प्रिकॉशनरी मेजर की तहत लिया गया है, और अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशंस वहां लॉन्च किए जाते हैं तो यकीनन कोलंबिया के ऊपर भी आंच आएगी। तो कोलंबिया नहीं चाहता कि साहब दे आर कॉट अनअवेयर्स, लेकिन फिलहाल अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि साहब वो कोलंबिया का इशू भी एड्रेस करे। लेकिन हाँ, कोलंबिया के तेल के जो रिजर्व्स हैं उस पे भी उसकी नजर बनी हुई है। बहुत बिल्कुल जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन मुर्तजा, आप जो कह रहे हैं कि कोलंबिया ने जिस तरह से तैनाती अपनी बढ़ा दी है, कितनी बड़ी ऐसी गुंजाइश दिखाई देती है कि कोलंबिया भी निशाने पर होगा जिस तरह से वेनेजुएला आ गया? देखिए, जैसे कि दत्ता जी ने बताया कि संसाधन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया क्या ऑफर करता है उस इलाके में, और आइडियोलॉजिकल जो है वो कोलंबिया जो है वो हमेशा वेनेजुएला के साथ रहा है। हालांकि जैसे और जो दूसरे देश हैं, अब ब्राज़ील जो है वो एक तरह से सोशलिस्ट देश है, क्योंकि ये पूरा जो खित्ता है, इस इलाका जो वो एक तरह से अमेरिका के खिलाफ रहा है। कुछ चुनिंदा देशों को हम छोड़ दें, जैसे अर्जेंटीना है। लेकिन अब यहाँ पर कोलंबिया को लेकर सवाल जो है, फिलहाल तो हम ये कहेंगे कि जो ट्रम्प जो है वो फिलहाल वेनेजुएला से डील करेंगे। देखेंगे कि ज़मीनी स्तर पे क्या बदलाव ला सकते हैं वो। अगर वहाँ की सत्ता अगर अब भी डटी रही और वो ह्यूगो चावेज या कहें कि निकोलस मादुरो वाली राह पे चली, तो समझ लीजिए कि ये सबसे अहम भी है कि आखिर वेनेजुएला में क्या घटनाक्रम बदलेगा, उसके बाद ही ये एक्सपाउंड होगा जिस तरह से आगे हो सकता है। शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, अब अगर ये माना जा रहा है कि डेल्सी एक तरीके से वहां अपने हाथ में कमांड ले चुकी हैं, आगे के फैसले ले रही हैं, तो क्या ताजा स्थिति है? क्या फैसले ले रहा होगा इस वक्त वेनेजुएला? देखिए, फिलहाल वेनेजुएला में स्थिरता बहुत जरूरी है। जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति को अमेरिकन फोर्सेस उठा के ले गई हैं, उसके बाद अब जाहिर तौर पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ होगा सरकार को लेकर। तो ऐसे में जो उपराष्ट्रपति हैं, हालांकि संविधान ये कहता है कि अगर एब्सेंट होते हैं राष्ट्रपति तो उसके 30 दिनों के अंदर चुनाव कराने होंगे। तो ऐसे में जो जिस तरह के हालात बने हैं, ये बहुत साधारण हालात नहीं है, असाधारण हालात हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति मादुरो को उठा के वहां से बाहर ले जाया गया, तो जाहिर तौर पर ऐसे में संविधान कहां स्टैंड करता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अहम बात यह है, अगर आपको प्रशांत थोड़ा सा मैं आंकड़ों की तरफ ले जाऊं, जो वर्ल्ड वाइड क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, माना यह जाता है कि सबसे अधिक दुनिया में अगर कहीं ऑयल रिजर्व्स हैं वो है वेनेजुएला में, जिसमें 303 बिलियन बैरल्स मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं सऊदी अरब से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भंडार है ये तेल का। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, ये इसको ध्यान देने वाली बात है। एक तरफ जहां सऊदी अरब में 260 के आसपास ये बैरल्स हैं, वहीं वेनेजुएला के पास करीब 303 बिलियन और ये बहुत बड़ी तादाद है। ये शैलेंद्र जो आप बता रहे हैं, ये इतनी बड़ी मात्रा है कि वाकई जिस तरह के आरोप फिर ट्रंप पर लगते रहे हैं कि क्या यही बड़ी वजह थी इस पूरे घटनाक्रम की, इन धमाकों की, बात और तर्क आरोप चाहे किसी भी तरह से ड्रग तस्करी के लगते रहे। नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अगर अब यह मान लिया जाए कि डेल्सी के हाथ में इस वक्त कमांड है, लेकिन अगर महीने भर में चुनाव करवाने की स्थिति है, अगर संविधान के हिसाब से घटनाक्रम वेनेजुएला में आगे बढ़े, तो फिर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि वहां पर तो अमेरिका के भी पसंदीदा तैयार हैं कमान संभालने के लिए, पर चुनाव की स्थिति के बाद ही वो हो पाएगा। क्या ऐसा ही होगा? प्रशांत, एक जानकारी आपको देना चाहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे भरोसेमंद जो विपक्ष के नेता थे, जो बीच में 2019 से 2023 तक अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पे भी उनकी घोषणा की गई थी, वो खुद अमेरिका में, फ्लोरिडा में वो मौजूद हैं, जो हमें अंतिम जानकारी मिली है। दूसरी अहम बात कि अगर ट्रंप को वहाँ सत्ता परिवर्तन करना होता तो फिर लड़ाई जो है, स्ट्राइक को कंटिन्यू रखते। पहले उन्होंने ये कोशिश की कि राष्ट्रपति मादुरो को वहाँ से हटाया जाए, तो उनका जो सेकेंड लाइनर है वो तैयार है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बाकी विपक्ष के जो लोग हैं उनकी स्थिति देखनी होगी कि वो कैसे वहां की मौजूदा सत्ता के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि बार बार अमेरिका की तरफ से ये तो जरूर कहा जा रहा है कि उन्होंने मादुरो के खिलाफ एक्शन इसलिए लिया है क्योंकि अमेरिका में जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसके लिए मुख्य तौर पर वो जिम्मेदार है। लेकिन अमेरिका की नजर अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल पर है। तो ऐसे में वहां तभी आप वहां के
तेल पर कब्जा कर पाएंगे जब आप वहां सत्ता परिवर्तन करें या मौजूदा सत्ता आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे, अमेरिकी कंपनियों को वहां इजाजत मिले, वहां की कंपनियां चीन की तरफ न बढ़े। आपको जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि हाल में एक टैंकर जब्त किया गया था जो कि वेनेजुएला का था और वो चीन की तरफ जा रहा था, उसे अमेरिका ने जब्त किया था। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए ये साफ है कि अमेरिका आने वाले वक्त में चाहेगा कि वहां सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन की स्थिति, नेतृत्व परिवर्तन तो हो गया है प्रशांत, लेकिन वहां जिस पार्टी की सत्ता थी, जिनकी सत्ता थी, उन्हीं के लोग अगर सत्ता में आते हैं तो मुझे लगता है कि अमेरिका को तत्काल वो फायदा नहीं होगा जिसके लिए ट्रंप ने किया, लेकिन आने वाले वक्त में उनकी स्ट्रेटजी जरूर होगी। एक बार आपको क्रोनोलॉजी ट्रंप और वेनेजुएला की समझाना चाहते हैं प्रशांत, मादुरो और ट्रंप की समझाना चाहेंगे। पिछली बार यानी पहले कार्यकाल में ट्रंप जब आए थे तो 2017 में सबसे पहले उन्होंने आलोचना शुरू कर दी। 2018 में वेनेजुएला में चुनाव होता है जिसमें मादुरो की जीत होती है। उसके बाद ट्रंप की तरफ से उन पर इनाम घोषित किया जाता है और ये इनाम की राशि पहले 15 मिलियन डॉलर थी जो अंततः जाकर 50 मिलियन डॉलर हो गई। और दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में, यानी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है प्रशांत अभी ट्रंप का, और उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है वेनेजुएला के खिलाफ। तो पहले कार्यकाल में जो शुरू किया था ट्रंप ने, उसे दूसरे कार्यकाल के पहले साल में उन्होंने खत्म करने का काम किया है मादुरो के खिलाफ कार्रवाई करके। अब वेनेजुएला में किस तरह से वो वहां की व्यवस्था को परिवर्तन करते हैं, वो देखना एक बड़ा सवाल भी है चुनाव नीरज, यही एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर उनकी मंशा क्या है। सत्ता परिवर्तन, वहां के संसाधनों पर कब्जा, जिस तरह के आरोप उन पर लगते रहे। लेकिन शैलेन, जो सबसे बड़ी बात है अब वो ये कि वहां से मादुरो को हटाना, क्या सिर्फ इतना ही मकसद था, या फिर पसंदीदा मारिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कितने दिन में हो पाएगा, या फिर डेल्सी जिस तरीके से अभी कमान संभाल चुकी है तो इट्स ओके बोलकर स्थिति ऐसी ही चलती रहेगी। अब आगे क्या शैलेन? देखिए बिल्कुल प्रशांत, अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है वहां पे। अभी ताजा जो बयान वेनेजुएला से आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो वहां की आर्मी है वही तय करेगी कि आगे क्या होना है, वहां पर आखिर रूल किसका होगा। क्योंकि अभी जिस तरह से जो एक्शन अमेरिका की तरफ से हुआ है ये एक लिमिटेड एक्शन था जिसमें मादुरो को वहां से उठा के बाहर लेके गए हैं, लेकिन उसके बाद वहां पर सेकंड कमांड को लेकर क्लैरिटी नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि वहां पर जो आर्मी है वही तय करेगी अब देश में फिलहाल क्या होगा, और अब अगले चुनाव तक वो कब तक हो पाएंगे अब तक साफ नहीं है। संविधान कहता है 30 दिनों के अंदर। लेकिन इसी बीच एक बड़ा मैसेज जो ट्रंप ने दिया है, इसी बीच आपको बताते हैं एक स्टेटमेंट इजराइल की तरफ से आ रहा है। इजराइल के जो विपक्ष के नेता हैं यार लापिद, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को ध्यान देना चाहिए कि फिलहाल वेनेजुएला में क्या हो रहा है, यानी कि एक बड़ा संदेश है इजराइल का। इस स्थिति को देखते हुए ईरान को उन्होंने कहा है कि ईरान इस बात पर ध्यान दे कि वेनेजुएला में क्या हो रहा है, कि किस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उठा के अमेरिका वहां से बाहर ले जाता है। तो जिस तरह से अमेरिका की तरफ से भी अब से 2 दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बयान दिया था कि अगर ईरान में इस तरह से प्रोटेस्टर के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो अमेरिका तैयार बैठा है कार्रवाई करने के लिए। तो ये एक मैसेजिंग ना सिर्फ वेनेजुएला के लिए है बल्कि दुनिया भर में ये मैसेज गया है कि अमेरिका ने जो चाह लिया है, खासतौर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो चाह लिया है वो उसको अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। तो एक बड़ा संदेश जरूर है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अब चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन अब इस बीच एक और खबर आई है कि काराकास में, यानी कि वेनेजुएला में, वहां पर पुलिस और सेना से जो घिरे हुए हैं न्याय मंत्री डियोसदादो काबेलो, इन्होंने कहा है कि सोई हुई जनता पर विश्वासघाती और घिनौना हमला किया गया, कायराना हमला किया गया जनता जब सो रही थी, लेकिन शांति बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। अब मुर्तजा, जिस तरीके से वहां तमाम लोग कह रहे हैं कि हालात कंट्रोल में रहें, मतलब लगता नहीं कि किसी तरह से बड़ा रिएक्शन वेनेजुएला की ओर से होगा, ऐसी कोई तैयारी अंदरूनी तौर पर चल रही हो? देखिए, वेनेजुएला की जो ताकत है ज़मीन पर, वो अगर लड़ सकती है तो अपनी ज़मीन पर लड़ सकती है। और उसके पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो युद्ध को अमेरिका के पाले में ले जाए। वो अगर कल को ये होता है कि वेनेजुएला में हालात बिगड़ते हैं, वहाँ पे सिविल वॉर की नौबत आती है, क्योंकि वहाँ पे विपक्ष जो है वो लगातार हावी होने की कोशिश करता रहा है मादुरो पे, और वहाँ की जो विपक्ष की नेता जो हैं मारिया कोरिना मचादो, उनको जो है ट्रंप का समर्थन लगातार मिलता रहा है। और मचादो खुद लगातार बोलती रही हैं कि
बहुत ज़रूरी है कि निकोलस मादुरो की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। तो अब इस तरह की हमने तलखी देखी है वहाँ पर सत्ता में और विपक्ष के बीच में, और मचादो को लेकर जो है वो पहले भी इस तरह के जो बयान जो हैं वो वहाँ पर ये कहा गया है कि भाई वेनेजुएला में बहुत ही जो विपक्ष जो कर रहा है वो एक तरह से अमेरिका के हाथों में खेल रहा है। तो अब आगे विपक्ष क्या करने जा रहा है? क्या वो इस हालात को इसका फ़ायदा उठाकर क्या सड़कों पर उसके समर्थक उतरेंगे, और क्या वहाँ पर ऐसे हालात ख़राब होंगे कि आर्मी का कमांड स्ट्रक्चर टूट जाए? क्या ऐसा हो सकता है? तो ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो शांति बनाए रखने की ही अपील हर कोई कर रहा है, वो वेनेजुएला के भीतर ही, चाहे वो उपराष्ट्रपति वहाँ की हो या फिर वहाँ के न्याय मंत्री, रक्षा मंत्री की ओर से कहा जाए। लेकिन विनोद दत्ता साहब, जिस तरह से ईरान की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से वो लोग देख रहे हैं जो वेनेजुएला के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, कहीं से कोई गुंजाइश आपको दिख रही है कि ईरान रिएक्टिव हो जाएगा अब इस स्थिति में? और यह तस्वीर दिखाती है कि आखिर वेनेजुएला में किस तरह से तेजी से घटनाक्रम बदला। महज कुछ घंटों में वो हो गया जो ट्रंप चाहते थे। पहले तो टारगेटेड स्ट्राइक की गई खास जगहों पर, और उसके बाद उन धमाकों के बाद, और वो धमाके भी तब हो रहे थे जब चीन के डेलीगेशन के साथ शेक हैंड कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, आगे की रणनीति बना रहे थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। लेकिन उन्हें शायद इसका जरा भी अंदेशा नहीं था कि पलक झपकते बस आगे के कुछ घंटों में ऐसा कुछ हो जाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। आखिरकार धमाके हुए, अमेरिका की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया, और अब अमेरिका में उन पर आगे का केस चले। $5 करोड़ का इनाम भी, सबसे बड़ा इनाम घोषित था इन पर। इतने बड़े आरोप वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर लगे थे। लेकिन अब शैलेंद्र, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये ही कि क्या इस बीच सिर्फ शांति इसके आगे कायम रहे, इसी ओर हर कोई कोशिश करेगा, या वेनेजुएला के पक्ष में आकर कोई रिएक्टिव हो जाएगा? और सबकी निगाहें ईरान की तरफ है। देखिए, फिलहाल ईरान की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली ईरान की बात करें, क्योंकि ईरान वो देश है जहां पर इस वक्त अंदरूनी हालात पहले से खराब चल रहे हैं। आपको याद होगा प्रशांत की 28 दिसंबर से लगातार वहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं। महंगाई के खिलाफ वहां पर जो महंगाई दर है वो 50% को पार कर चुकी है, और वहीं साथ ही साथ जो इकोनॉमी है वो डूबती जा रही है। और ऐसे में पिछले 3 दिनों से लगातार ईरान के अंदर ही वायलेंस चल रहा है, और इसी बीच जो ईरान के तो सुप्रीम लीडर है, ये कहीं से भी हालात नहीं कि कोई रिएक्शन की स्थिति बनेगी। लेकिन बड़ा घटनाक्रम, निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया अमेरिका की ओर से, अमेरिका लाया जाएगा, क्रिमिनल केस इन पर चलेगा। तमाम जो हमारे साथ जुड़े रहे, आपकी बेशकीमती राय हमारे दर्शकों तक पहुंचे, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें, अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया पर। Se escuchan helicópteros